नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट पर सस्पेंस बरकरार है। विधायकों की संख्या के आधार पर इस सीट पर कांग्रेस का हक बनता है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की करीबी मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार घोषित कर रखा है, लेकिन बीजेपी भी इस सीट पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी के तमाम नेता तीसरा उम्मीदवार उतारने के संकेत दे रहे हैं और इसी के साथ राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पीसीसी चीफ पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने अगर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पटवारी के इस बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुद अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसलिए पटवारी ईंट पत्थर वाली धमकी भरी भाषा बोल रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के गणित की यदि हम चर्चा करें तो एक सीट जीतने के लिए कुल 58 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के 164 विधायक मौजूद हैं और इस तरह से वो 2 सीटें जीतने के बाद भी उसके पास 48 विधायक बचेंगे। तीसरी सीट जीतने के लिए उसे 10 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के आंकड़े देखें तो 65 विधायक हैं। अगर क्रॉस वोटिंग ना हो तो एक सीट वो भी आराम से जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुकेश मल्होत्रा और राजेंद्र भारती अलग अलग केस में फंसे होने की वजह से राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। बीना से विधायक निर्मला सप्रे भी बीजेपी के मंच पर नजर आती हैं और कांग्रेस उनकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए खुद ही कोर्ट पहुंची थी और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वो बीजेपी को वोट कर सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस के 65 विधायकों में से उसके 3 विधायक पहले ही कम हो गए। अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो कांग्रेस को झटका लग सकता है। कांग्रेस पार्टी का 500% राज्यसभा का मेंबर मीनाक्षी नटराजन जी के रूप में राज्यसभा में जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करके जाए तो भी स्वागत योग्य है, और अगर वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हठधर्मिता का उल्लंघन करेगी तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और दादागिरी करेंगे और कभी प्रशासकीय अधिकारियों को डराएंगे, धमकाएंगे, ये तो केवल और केवल कांग्रेस में ही होता है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का उपयोग जब होता है तो कहीं ना कहीं हम भय से ग्रसित रहते हैं जब भी हम इस तरह की शब्दावली का उपयोग करते हैं। चलिए, तो अब देखिए, जो सीट की लड़ाई है, तीसरी सीट की लड़ाई है, वो ईंट पत्थर पर आ गई है और इसलिए आ गई है कि एक तरफ दावा है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका कम से कम गलत इस्तेमाल ना किया जाए। नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग देखें और लोकसभा की जो राज्यसभा सीटें हैं, राज्यसभा जो सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो भाई यदि कांग्रेस के खाते में जा सकती है तो चले जाने दीजिए। आपको उम्मीदवार घोषित क्यों करना है? यदि आप तीसरी सीट पर ला भी रहे हैं तो उस आंकड़े के हिसाब से आपका तो पूरा नंबर सटीक बैठता है, लेकिन कांग्रेस के साथ वाकई में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो अब ये बड़ा पेच फंसा हुआ है कि तीसरी सीट पे उम्मीदवार कौन होगा। राज्यसभा की रार है, कल का इंतजार है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सतेन जैन हैं। सतेन जी, बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवीण धौलपुरे हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले चर्चा यहाँ पर करूंगी सतेन जी आपसे। मुझे सुन पा रहे हैं? विधायकों की संख्या के आधार पर सर राज्यसभा की जो सीट है, तीसरी सीट की मैं बात कर रही हूँ, कांग्रेस का हक बनता है। क्यों भारतीय जनता पार्टी एक तीसरा उम्मीदवार इस तीसरी सीट पर उतारने की बात कर रही है? क्या कोई जरूरत है या पूरी तरीके से साफ कर देंगे या उनको जाने नहीं देना चाहते? क्यों आप इस तरह की चीजें लाकर इसको क्रिएट कर रहे हैं? एक तो बड़ा मूल सवाल है देखिए, और दूसरा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो तो दूसरा सिनेरियो है, वो आपकी और कांग्रेस की एक नोकझोंक हो सकती है। लेकिन ये जो तीसरे उम्मीदवार की कहानी अचानक से आई है, ये बड़ी चर्चा का विषय है। कल तक में स्पष्ट हो जाएगा क्या ऐसा चीजें हैं जिसको लेकर इतनी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। देखिए राखी जी, ये तो कांग्रेस का लड़ाई झगड़ा है और कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि कांग्रेस में क्रॉस वोट हो सकते हैं। कांग्रेस के नेतागण ही कह रहे हैं कांग्रेस का कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़ा हो सकता है, कांग्रेस का कोई व्यक्ति भी। जिस प्रकार से नरेश ज्ञानचंदानी हो, चाहे वो नीमच मंदसौर की कांग्रेस के नेतागण हो, वो सभी कह रहे हैं। और मतलब ये दुखद है और ये एक सिंक एंड डाई कंडीशन है। राष्ट्रीय शर्म की बात है कि जो दल अपने आप को सबसे पुराना राजनीतिक दल बताता है, उस राजनीतिक दल में ऐसे नेताएं स्वयं ही भस्मासुर हैं। उनके अंदर भस्मासुर स्वयं ही है। वो स्वयं ही अपनी ही पार्टी को खाना चाहते हैं, निगलना। जो आ रही क्रॉस वोट क्या है? क्रॉस वोटिंग करने का कोई हमने नहीं कहा है। अब नरेश ज्ञानचंदानी जी हैं और अनेक कांग्रेस के नेता। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चयन ठीक नहीं किया है।
जो कांग्रेस के ही नेतागण कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें संभावनाएं हैं। जिस प्रकार से ये कांग्रेस के साथ में गद्दारी करने का काम कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी थी, और इंदिरा गांधी जी के समय से हुआ है जब वो प्रधानमंत्री थी। आपको याद होगा नीलम संजीव रेड्डी जी कांग्रेस के राष्ट्रपति जी के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस इंदिरा गांधी जी समर्थित जो प्रत्याशी थे बीवी गिरी साहब, तो बीवी गिरी साहब को कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के जो विधायक गणों ने जो वोट किया था, वो वोट अंतरात्मा की आवाज पर इंदिरा गांधी जी के कहने पर कांग्रेस का जो अधिकृत प्रत्याशी था उसके विरोध में किया। तो कांग्रेस के अंदर ये दुष्कृति है, ये विकृति कांग्रेस के अंदर है। इसको प्रकृति नहीं कह सकते, इसको संस्कृति भी नहीं कह सकते। तो कांग्रेस में ये विकृति सदैव से विद्यमान रही। और अभी भी आपने देखा कि कुछ समय पहले ही जो बिहार में, उड़ीसा में और हरियाणा प्रदेश में जो अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, तो राज्यसभा उसमें कांग्रेस के ही नेतागणों ने, कांग्रेस के जो विधायक गण हैं उन्होंने ही कांग्रेस का जो अधिकृत प्रत्याशी था उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी आंखों का काजल चुरा लिया था और वो परास्त हो गए। तो कांग्रेस के विधायकों ने ही कराए। तो कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेतागण करते हैं। और जीतू पटवारी जी कहते हैं कि 5 लाख % मीनाक्षी नटराजन जी जीतेंगी। कभी वो 500% जीतने की बात करते हैं। 5 लाख % क्या होता है मुझे समझा दें वो, या 500% क्या होता है? 100% तो होता है। 100% माने 100%। तो जीत, मैं वही कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की टूट है, कांग्रेस की फूट है। कांग्रेस के अंदर पहले भी हुआ और आपने देखा फूल सिंह बरैया और दिग्विजय सिंह जी नंबर 1 उम्मीदवार रहे और फूल सिंह बरैया को नंबर 2 पे रखा था। यही कांग्रेस पार्टी थी। अगर यही अनुसूचित जाति की बात करती है तो फिर उनको नंबर 1 रखना था। जब पिछली बार राज्यसभा के चुनाव हुए थे जिसमें दिग्विजय सिंह जी तो चुन के चले गए थे, लेकिन फूल सिंह बरैया जी को पराजय का मुंह झेलना पड़ा था और उन्होंने तो पार्टी की खातिर अपना मुंह भी काला किया था। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आऊंगी। प्रवीण जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसा लग रहा है कि उनका अधिकार है, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जीतू पटवारी या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यदि आप हनन करेंगे इस तरीके से तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब समस्या तीसरी सीट के उम्मीदवार की जो आ रही है, एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन जो फिलहाल अभी घोषित उम्मीदवार है उनसे खुद कांग्रेस ही खुश नहीं है, इसलिए क्रॉस वोटिंग का डर है आप लोगों को। कैसे इसका समाधान निकालेंगे? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरह की बयानबाजी हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने अभी अपने बयान दिए, मुझे तो इस बात का आ रहा है कि यही क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे हैं, यही तीसरे व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं, खुद ही मतलब खुद ही निर्णय भी ले रहे हैं, खुद ही इस बात को बता रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि 18 तारीख को मतदान होना है, 8 तारीख को नामांकन के अंतिम तिथि है कल, और जब इनकी तरफ से तीसरा नाम आ रहा है तो आप इस बात को समझिए किस तरह क्रॉस वोटिंग ही करवा सकते हैं लोग, क्योंकि धन और बल की राजनीति किस तरह भारतीय जनता पार्टी करती है पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन भाजपा नेताओं को बयान देखकर लगता है कि लोकतांत्रिक संवाद से ज्यादा राजनीतिक टकराव में विश्वास रखते हैं, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जी जो अनुभवी है, अध्ययनशील है, जमीनी नेता है, इसलिए राहुल गांधी जी और पूरे ऑलरेडी कांग्रेस ने उनका नाम बढ़ाया है। उनका पूरा राजनीतिक जीवन संगठन, विचारधारा और जनता के मुद्दों के आसपास ही रहा है। संघर्ष से वो निकली है, वो नेताओं के लिए हैं जिनको सत्ता का लोभ नहीं है। उस संगठन वो कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा संवाद के साथ वो आगे बढ़ती रही है और वो वही आवाज अब राज्यसभा में जाने की तैयारी में है। लेकिन भाजपा को इस तरह समझना चाहिए कि जिस तरह से भाजपा में लगातार ये बेचैनी हो रही है और भाजपा के पास जबकि बहुमत है, सरकार है, संसाधन है, फिर भी लगातार कांग्रेस और उसके उम्मीदवारों पर बयानबाजी ये लोग करते हैं। इससे साफ लगता है कि भाजपा को विपक्ष की ताकत से नहीं बल्कि एक मजबूत वैचारिक आवाज से असहजता है, जो मीनाक्षी नटराजन के रूप में अब राज्यसभा में जाने वाली है। जहां तक विश्वास सारंग जी के बयान की बात सुन रहा था, मुझे नहीं लगता है कि विश्वास सारंग जी के मुंह में दही जम जाता है जब उनसे गौमांस वाले विषय पे सवाल पूछा जाता है या प्रदेश का युवा उनसे पूछता है। किसान वाला जब विषय होता है तो वो शांत हो जाते हैं। जब बयानबाजी करने की बात आती है तो क्योंकि जीतू पटवारी जी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक क्रॉस वोटिंग करेगी, हमारे विधायकों को इस तरह से कोई प्रलोभन देगी तो हम उसका जवाब देंगे, इसको इस तरह से कहा है जीतू पटवारी जी ने। लेकिन उसको तोड़ मोड़ के जिस तरह पेश किया जा रहा है, मुझे लगता है ये अच्छी परंपरा नहीं है मध्य प्रदेश में। और बीजेपी तो बड़ा बचना चाहिए,
पूरा प्रदेश जानता है बीजेपी धनबल की किस तरह की राजनीति करती है, किस तरह तोड़ती है। तो इसलिए आज जो प्रदेश के बड़े इशू हैं उस पर बीजेपी के नेताओं को बात करनी चाहिए। इनका कोई मंत्री इस विषय में बात नहीं करता। आज किसान अपनी फसल को उचित दाम मांग रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। महिलाएं महंगाई से किस तरह जूझ रही हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। कर्मचारी अपनी समस्याओं को समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। आज पूरा मध्य प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन भाजपा के नेताओं को मुद्दे पर जवाब देने के बजाय विपक्ष को हमेशा निशाना बनाने में व्यस्त रहते हैं। प्रवीण जी, यही वजह है कि जनता के असली सवाल पीछे कहीं ना कहीं छूटते जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आ रही हूँ। भूपेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। भूपेंद्र जी, राज्यसभा का जो गणित है उसे आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, अभी तक तो ठीक है, उम्मीदवारों की बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी से 2 उम्मीदवार आए, कांग्रेस का 1 उम्मीदवार ऑलरेडी है। ये जो तीसरी सीट पर एक उम्मीदवार आने की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, और इधर से ईंट और जवाब और पत्थर की बात आने लगी क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्रॉस वोटिंग होगी। तो ये जो गणित बैठ रहा है राज्यसभा के उम्मीदवारों और नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग देखे, क्योंकि जो अभी संख्या बल के आधार पर हम यदि देखें तो तीसरी सीट पर कांग्रेस का हक हो सकता है, लेकिन ये बीजेपी का जो तीसरा उम्मीदवार है, ये जो दाव पेच शुरू हुए हैं, कल नामांकन का आखिरी दिन है, उसके बाद 18 को फिर वोटिंग होनी है। तो ये बड़ा सवाल है, कैसे इस गणित को आप समझ पा रहे हैं और क्या हो सकता है कल तक? देखिए राखी जी, निश्चित रूप से उच्च सदन भारत का जो राज्यसभा है, और वो चुनाव निश्चित रूप से संगठनात्मक चुनाव होता है, और वो संगठन में जो अच्छे लोग होते हैं उनको अपनी एकजुटता दिखाने, और जो सर्वमान्य नेता होते हैं वो उच्च सदन में जाने के लिए प्रेषित किया जाता है। जो संगठन के रूप में, राजनीति के रूप में, समाज के रूप में जो विभिन्न क्षेत्रों में काम किए हैं उनको समन्वय बना के उच्च सदन में भेजने की प्रयास किया जाता है। तो ये चुनाव निश्चित रूप से संगठनात्मक चुनाव होता है, लेकिन साथ साथ ये है कि आज कांग्रेस एक लंबे समय से दूर है सत्ता से, और सत्ता के कारण साथ साथ ये भी है कि वहां पे गुटबाजी हमेशा रही है राजनीति में, और राजनीति के उसका फायदा हमेशा बीजेपी और उसको हवा देने की कोशिश करती है, और राजनीति में होता ही है। तो वो एक उनके नेता जिस तरह से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से नरेश जी का स्टेटमेंट आया था, उसी के बाद फिर से और पहलू चले, तो वो बात है। लेकिन संगठनात्मक रूप से जो उन्होंने, केंद्र ने अपना उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को भेजा है, मीनाक्षी नटराजन को इसलिए भेजा है कि वो केंद्र की पसंद है। उन्होंने यहाँ के जो राजनीति के जो छतप थे, चाहे अरुण जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे और भी नेता हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी का ग्रुप हो, तो उस तरह से तो उन्होंने उस ग्रुपबाजी को खत्म करने के लिए केंद्र ने कहा कि हम अपना एक उम्मीदवार भेजते हैं, और जो कि महिला के रूप में, जो इंटेलेक्चुअल भी हैं, विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पे भी कार्य कर चुकी हैं, मंदसौर की सांसद भी रही। तो उन्होंने इस तरह से, अब मेन बात वही आती है कि अब संगठनात्मक रूप से एकजुटता किस तरह से रहेगी। ऊपर से तो कैंडिडेट राहुल जी ने अपना भेज दिया, अब यहाँ पे संगठन, तो उस चीज को राजनीति के रूप से बीजेपी के विभिन्न लोग अपने रूप से हवा दे रहे हैं, और उसको क्योंकि वहां से हवा आ रही है, तो इसलिए उसके रूप में उस दरार को मोटा किया जा रहा है। अगर उसमें से, क्योंकि 65 है, 65 में 3 तो अनएलिजिबल है, बचे 62, और 62 में अगर उन्होंने 4-5 को रोक लिया या 4-5 का गेम कर दिया, 58, 5 का कर दिया, तो खेल हो जाएगा। तो वो उसकी संभावना तलाश रहे हैं। अभी संभावना मुझे आज की स्थिति में लगती है कि उतना 5 का गेम अभी हो नहीं पा रहा है, या 5 या 10, क्योंकि वो निश्चित रूप से उतनी ही संख्या नहीं जाती है, संख्या उससे ज्यादा मांगी जाती है, क्योंकि सिक्योरिटी ये रखी जाती है कि जीतने की संभावना पूर्णतः हो जाए। तो ये एक डैमेज कंट्रोल उनके संगठनात्मक रूप से किया जा रहा है, उसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। और दूसरी रूप से, क्योंकि वो उस चीज का फायदा करने के लिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां निश्चित रूप से अपनी लाइन को लंबी करने की कोशिश करते हैं, और बीजेपी एक लंबी बड़ी पार्टी हो गई है, और वो उनका एक संगठनात्मक भी है, और हर चीज से वो सक्षम भी है, और उस हिसाब से वो राजनीति भी कर रहे हैं। और हमने लगातार अन्य राज्यों में देखा है, जो पहले कांग्रेस राजनीति होती थी, आज वह राजनीति यहाँ पे हो गई है, उल्टी हो गई। तो ये समय का दौर है, और समय के दौर के साथ साथ आज अगर उस हिसाब से, अगर विपक्ष पार्टियां जो कि विपक्ष में है, और अगर उस तरह से नहीं फेस करेंगी, तो निश्चित रूप से पिछड़ती चली जाएंगी। लेकिन कल की संभावना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस संभावना में कांग्रेस जीत जाएगी। कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस अब एकजुट होने की कोशिश कर
रही है, क्योंकि 28 का विधानसभा चुनाव है, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है। तो अगर ये संगठनात्मक रूप से कमजोर हुए तो फिर इसको और लंबी पारी, क्योंकि वो चुनाव में 28 के विधानसभा चुनाव में और भी, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव होता है ये, तो वो वैसे ही कमजोर होगा। और फिर उसके बाद अगर डिवीजन हुआ तो निश्चित रूप से वो विपक्ष में जाएंगे, तो वो और नुकसान उनका होगा। तो इस कंट्रोल के, क्योंकि वो समझ रही है कि हमारा नुकसान हो सकता है, इसलिए वो हर चीज पे, पहलू पे बड़ी बारीकी से कर रही है, कोशिश भी कर रही है उसके लिए। लेकिन राजनीति में कब क्या, आज की राजनीति और पुरानी राजनीति में बड़ा अंतर है, तो अब कहा नहीं जा सकता कि क्या हो जाए। लेकिन अभी की स्थिति में लगता है कि एक सीट कांग्रेस ले लेगी, क्योंकि जिस हिसाब से तैयारी कर रही है। और तीसरा उम्मीदवार जो भूपेंद्र जी, जो तीसरा उम्मीदवार पे संशय जो बना हुआ है, बार बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और कल तो नामांकन ही है, वहां से क्या देख पा रहे हैं? हालांकि आपने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मीनाक्षी नटराजन जो हैं या कांग्रेस जो है इस चीज को निकाल सकती हैं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी से जो हवा की बात आप कर रहे हैं, इस पर क्या हो सकता है कल तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा गेम अगर लड़ेगी तो उसको लगभग 7-8 विधायक अगर उसको इस तरह से लगेंगे कि जो उस वाले में आ रहे हैं तो होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये संख्या इतनी हो पाएगी। और क्योंकि कांग्रेस भी अभी इस समय बड़ी अलर्ट मोड में है, और जिस तरह से क्योंकि अब कांग्रेस का इतिहास रहा है, छतप के रूप में पार्टियां रही, उनके हर एक नेता रहे, उनका आपने कुनबे को बढ़ाने की उनकी परंपरा रही, उससे ओवर नहीं पाई। और यहाँ एक संगठनात्मक डंडा चलता है, एक अनुशासन का डंडा चलता है, जिसके लिए अगर कैंडिडेट हो गया तो कोई व्यक्ति ना उसको प्रवक्ता को पता है, ना नीचे के व्यक्ति को पता है, जैसे ही घोषणा हुआ सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये जो एक राजनीति के रूप में है, तो उसमें सुगबुगाहट, उसमें दरारें ही नहीं आती। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो उसको कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, वो कांग्रेस कहती है कि सबको अपनी संभावना कहने की, उस लोकतंत्र से बड़ी ही नुकसान होता है, और वो लोकतंत्र पार्टी के रूप में कमजोर कर देता है पार्टी को। और यहाँ पे दूसरी कहानी है, यहाँ पे जिस तरह से कैंडिडेट कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अंतिम पंक्ति का हो, चाहे अगले पंक्ति का हो, अब तो कहीं के राज्य का भी है, लेकिन अगर कैंडिडेट घोषित कर दिया बीजेपी में, तो सारा संगठन और सारे विधायक और सारे लोग उसको जिताने के लिए लग जाते हैं। और निश्चित रूप से ये अच्छी चीज है, नई थीम है, क्योंकि संगठन में जो काम करेगा, उनका कहना है वो आगे बढ़ेगा, आप चिंता नहीं कीजिए। तो ये मुझे लगता है कल पिक्चर क्लियर, क्या आज मुझे लगता है कि कांग्रेस ले लेगी उस सीट को। और अगर इस तरह से गेम, अब रात बाकी है, अब ये रात में गेम अगर कुछ होता है तो बात दूसरी, लेकिन अभी तक की स्थिति में लग रहा है कि कांग्रेस सीट ले सकती है। ठीक है, चलिए सत्येंद्र जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैंने तो पहले ही कहा, और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश का नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। और जो कांग्रेस के, लेकिन कल विधायक दल की बैठक थी और कांग्रेस के यहाँ पर पता चला है कि आधा दर्जन से ज्यादा विधायक उसमें नहीं पहुंचे हैं, जिस प्रकार की मीडिया सूत्रों से खबरें हैं। तो आप देखिए, कांग्रेस में टूटन है, भगदड़ है। और जो वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आम कार्यकर्ता को सुशोभित कर दिया जाता है। तो भारत माँ के लाल की आरती उतारती भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो रजनीश अग्रवाल जी एक सामान्य से कार्यकर्ता और राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, या चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हो, जब 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी विधायकों ने इसी मध्य प्रदेश से क्रॉस वोट किया था और हमारी जनजातीय अस्मिता की प्रतीक और पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनी है, और ऐसी द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में वोट किया, तो ये कांग्रेसियों ने ही उनको गद्दार कह दिया, कांग्रेसी विधायकों को। मुझे लगता है कि इसी प्रकार से कांग्रेस के अंदर जो टूटन आ रही है, जो मीनाक्षी नटराजन की जो बात कह रहे हैं, 2-2 बार चुनाव वो हार चुकी हैं, 4-4 लाख वोट से चुनाव वो हारी हैं, और उनकी जमीन भी वहां चली गई है, क्योंकि मंदसौर रतलाम के जो कांग्रेसी नेतागण हैं वही उनका विरोध कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जिनके पास न जमीन है, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है, फिर भी आपको यकीन नहीं। तो कांग्रेस में ऐसे प्रत्याशियों को उतारा जाता है, उसके बाद विरोध का महासागर, विरोध की सुनामी आती है। और भारतीय जनता पार्टी में देखिए, आम कार्यकर्ता को दे दिया और टिकट नामांकन कर दिया, सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ना सोचे जुगाड़ की लाइन को, तो सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अब राजनीति है, जब बिना खेल के तो मजा ही नहीं आता राजनीति में, तो इसलिए थोड़ी सी चिंताएं हैं, नहीं तो लाइन तो वैसे ही क्लियर है, ये भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं। खैर ठीक है, समय की सीमाएं। प्रवीण जी जल्दी से अपनी बात रखिए। जी देखिए, मैं भाजपा मित्रों से कहना चाहता हूं कि राज्यसभा का चुनाव कोई राजनीतिक युद्ध नहीं है, ये लोकतंत्र की एक गंभीर प्रक्रिया है। कांग्रेस इस चुनाव को संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों, जनता की आवाज को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक गणित और शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसको देख रही है।
अब 18 जून को मतदान होना है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना अपना काम करेगी। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कौन मुद्दे की राजनीति कर रहा है, कौन बयानबाजी से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस जनता के मुद्दों, संविधान की रक्षा और विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा के वहाँ पर अपने ही सहयोगियों को निगलने वाली कांग्रेस पार्टी, और वहाँ दक्षिण भारत में देखिए डीएमके के साथ चुनाव लड़ा और टीवी के पार्टी के साथ में चले जाकर के सरकार में बैठ गई। तो कांग्रेस पार्टी की जो नीति है वो गद्दारी वाली नीति है। चाहे वो आप बिहार में देख लीजिए, एआईएमआई अपनी बातें कर रही है, और ये जो माहौल बार बार क्रिएट किया जा रहा है शामिल कर लिया। जब इनकी सरकार थी उनको भी निगल गई है चलेगा जब नामांकन होगा। जैसा कि मेरे मित्र बता रहे हैं, गठबंधन जो है, गठबंधन जो है उसकी ये विकृति है, ये सदैव विकृति उनमें विद्यमान है कि हो सकता है हम तीसरा कैंडिडेट भी उतारिए आप, लेकिन हमारे जो विधायक है वो और इनके यहाँ पर विरोधाभास करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो कांग्रेस से आयातित विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में बन रहा है कि दरी उठाने वाले कार्यकर्ता और कांग्रेस अगर हाउस ट्रेडिंग करके उन्हीं में से ही कोई अगर निर्दलीय रूप में अगर जो प्रत्याशी खड़े हो जाएंगे ना तो आपके विधायकों की गिनती और कम हो जाएगी। मेरे में तो प्रवीण जी, जो जिनने कांग्रेस छोड़ी है उन नेताओं में से कोई एक नेता भी खड़ा हो गया निर्दलीय तौर पर, इस परिपाटी को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब तक कांग्रेस के हैं बहुत बुरे हैं, लेकिन यदि हम उनको क्रॉस वोटिंग हो जाए या हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए, यदि इस तरह से कुछ हो जाए तो फिर मुझे लगता है वो सही हो जाते हैं। ये परिपाटी राजनीति की वाकई समझ से परे होती है। खैर, समय की सीमा है, अब नामांकन का इंतजार है, रात भर में क्या होता है और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ईंट पत्थर पर आ गई है और तीसरी सीट की लड़ाई है। तीसरी सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा नहीं होगा ये संशय है, लेकिन कांग्रेस की जो तैयारी है फिलहाल मीनाक्षी नटराजन है। नंबर ऑफ वोट्स के अकॉर्डिंग यदि तीसरी सीट का दाव पेश लड़ती है बीजेपी तो 10 विधायकों की और जरूरत है। फिलहाल कांग्रेस में टूट नहीं दिखती, जो वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, लेकिन रात भर में और क्या होगा तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन कल एक नामांकन है और उसके बाद 18 तारीख को चुनाव। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।